हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पररूप संधि के बारे में पढ़ाया था और उसमें आपको एक ये बात भी बताई थी कि पररूप जो संधि है उसमें एक वार्तिक होता है और वो वार्तिक कुछ ही शब्दों के लिए बताया गया है। और वो वार्तिक क्या है कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ये एक वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहता है कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, यानी सकंधु इस वे के स्थान पर उ हो जाएगा यण संधि के नियम के अनुसार। तो सकंधु आदिशु यानी सकंधु ऐसे आदि, सकंधु सकंधु ऐसे आदि आदि जो आदि शब्दों को शब्दों के साथ शब्दों के स्थान पर, यानी सकंधु ऐसे आदि शब्दों के साथ पररूप आदेश होता है। पररूप आदेश होता है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि सकंध्वादिषु यानी सकंधु आदिशु यानी सकंधु ऐसे आदि जो शब्द हैं उनके साथ में पररूप आदेश होता है। अब इसके बाद इसी में एक सूत्र बताता है कि अचो अंत्यादि टी। अब ये सूत्र क्या कहता है कि अच अंत्य का मतलब होता है अंत में और आदि का मतलब होता है आदि की टी संज्ञा। टी का मतलब होता है टी, एक संज्ञा होती है, टी संज्ञा हो जाती है। यानी इसमें क्या कहता है, इसकी वृत्ति होती है, इसकी वृत्ति होती है कि अच वर्णों के मध्य, अच वर्णों के मध्य अंतिम अच वर्ण, अंतिम अच वर्ण, अंतिम अच वर्ण एवं उसके बाद आए हुए व्यंजन समुदाय की, व्यंजन समुदाय की टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा होती है, यानी इसमें क्या कहता है कि अच अंत्य आदि टी, यानी अच है अंत में, अंत का मतलब होता है अंत में, कि अच है और अच का मतलब आपको पहले से पता होगा, अच का मतलब होता है स्वर, यानी अच है अंत में जिसके, तो उसकी क्या हो जाती है टी संज्ञा। टी का मतलब एक संज्ञा होती है और टी संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जो अंत में जो अच है उस टी की संज्ञा, जो टी संज्ञा जो होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है।
क्या हो जाता है, लोप। लोप का मतलब होता है एक तरह से क्रॉस, है ना, उसको हटा देते हैं। टी संज्ञा जब होगी तो उस पद के अंत में अंतिम जो अच है और अच के बाद में जो व्यंजन वर्ण जो आ रहा है, उन दोनों की यानी अच की और व्यंजन वर्ण की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा का मतलब होता है कि वहां पर जो वो अंतिम अच वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है उसको वहां से हटा देते हैं, और बाद में जो शब्द आ रहा है उसका क्या हो जाता है, पररूप आदेश हो जाता है। जैसे इसका डायग्राम ये कहता है कि पदांत, पद के अंत में तो क्या होगा, अंतिम अच, अंतिम अच, और अच में ही आपको कोई व्यंजन वर्ण भी मिल सकता है और बाद में क्या हो, अच आए। तो यहां पर ये जो पूर्व में जो अंतिम अच आएगा, पूर्व में अंतिम अच, इसकी तो हो जाएगी टी संज्ञा। क्या हो जाएगी, टी संज्ञा। टी संज्ञा, टी संज्ञा का मतलब होता है कि अंतिम जो अच आ रहा है, अच, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब ये हट जाएगा, यहां से लोप हो जाता है। और जो अच जो आता है उसका क्या हो जाएगा, बाद में जो अच वर्ण आता है उसका हो जाता है पररूप आदेश। पररूप आदेश। दोबारा बता रहा हूं कि सकंदवा दिशु पररूपम वाचम, ये वार्तिक है। वार्तिक क्या कहता है कि सकंदु ऐसे आदि शब्दों के साथ में पररूप आदेश होता है। अब पररूप आदेश तो होता है, लेकिन वो पररूप आदेश क्यों होता है, उसके बीच में ये बात भी आती है कि अचो अंत्यादिटी। ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसे पद जिसमें, ऐसे पद या पदांत यानी पद के अंत में अंतिम अच और अच के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण का समुदाय है तो वहां पर अंतिम अच यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा का मतलब उस अंतिम अच वर्ण को और व्यंजन वर्ण को वहां से हटा देते हैं, अर्थात उसका लोप कर देते हैं, और बाद में जो अच वर्ण है उसका पररूप आदेश हो जाता है। जैसा इसमें बता रखा है, पद के अंत में जो अंतिम अच होगा उसकी तो टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा का मतलब होता है उसका लोप कर देंगे, और बाद में जो अच है, जो स्वर वर्ण है, उसका क्या हो जाएगा, पररूप आदेश हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, इसमें बताया सकंदु ऐसे आदि, तो एक उदाहरण है सक धन अंधु। दिखा है सबको। अब देखिए यहां पर शक धन अंधु। अब देखिए शक के यदि हम कै को बोलें तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी पद के अंत में अंतिम अच। यही बता रहा था मैं आपको कि पदांत, पद का ये कै हमने हलंत कर दिया तो इसमें से क्या हो गया, ये ए जो है वो निकल गया। ठीक है, तो अंतिम अच हो गया, यानी इस पद के अंत में कै क्या है, ये अंतिम वर्ण है, और अंतिम वर्ण में जो ए आ रहा है यही क्या है, इसका अंतिम अच। अंतिम अच, अच का मतलब स्वर वर्ण, और बाद में क्या आ रहा है यहां पर ए, और फिर आ रहा है ने और धू। ठीक है, अब देखो नियम के अनुसार यदि देखें यहां पर तो ए के बाद में ए आ रहा है, स्वरवर्ण आ रहा है, समान स्वरवर्ण आ रहा है, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ ही शब्दों के लिए ये सूत्र यहां पर बताया गया है कि सकंदु ऐसे आदि जो शब्द होते हैं उनमें अंतिम अच की टी संज्ञा हो जाती है। तो टी संज्ञा होने के कारण वहां पर दीर्घ संधि न होकर के वहां पर पररूप आदेश हो जाता है। दीर्घ संधि न होकर के वहां पर पररूप आदेश होता है। तो इसमें जो अंतिम जो अच है, ये जो अच है इसका तो क्या हो जाएगी, टी संज्ञा, और टी संज्ञा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। टी संज्ञा होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका लोप, यानी अंतिम अच जो है इसका तो हो गया लोप, और बाद में जो ये ए आ रहा है, ये ए, इसका हो जाएगा पररूप आदेश। पररूप आदेश। ठीक है, अब देखिए सबको मिलाएंगे। तो शक का क्या कैसा है, हलंत है, ए ये हट गया यहां से, इसकी टी संज्ञा हो गई तो इसका लोप हो गया। बाद में क्या आ रहा है, ए, और फिर आ रहा है नधु। ठीक है, सबको मिलाएंगे तो श कै कैसा है, हलंत है, इसके बाद में
एक मिनट इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे समझ में नहीं आएगा आपको। तो शक, शक का कै कैसा है? हलंत है। यहाँ लिख देता हूँ इसको, शक का कै कैसा है? हलंत। इसके बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर ए आ रहा है। तो इस ए को जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये कै कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये कै पूरा हो गया। बाद में क्या आ रहा है? आधा न और धू, तो शब्द बन जाएगा शकंदु। तो इसमें यही बताया गया है कि शक धन अंधु जब अपन बनाते हैं, जब संयुक्त पद बनाते हैं तो वहां पर पररूप आदेश हो जाता है, दीर्घ संधि न होकर के वहां पर पररूप आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण भी है, वो भी देखेंगे कि इसमें बताया सकंदु ऐसे आदि। तो सकंदु ऐसे जो शब्द हैं उनके और भी इसमें शब्द बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से देखेंगे इसमें। जैसे एक है मनस धन ईशा, मनस धन ईशा। अब देखिए मनस, तो इसका अंतिम अच, तो मन का जो न है इसको हमने अलंत कर दिया। अंतिम अच, अच का मतलब ये पूर्व वर्ण जो इसमें ए आ रहा है ये, और बाद में क्या आ रहा है? इससे अस आ गया। अब देखिए यहां पर इसमें दोनों बताया था आपको कि अंतिम अच और व्यंजन समुदाय। तो अच का मतलब तो क्या हुआ? ये ए आ गया स्वर वर्ण, और व्यंजन समुदाय का वर्ण ये आ गया। तो अंतिम अच ये हो गया और व्यंजन समुदाय ये हो गया, ठीक है। और बाद में क्या आ रहा है? यहां पर ई और फिर आ रहा है शा। तो देखिए यहां पर अंतिम अच तो ये है और ई आ गया यहां पर। तो अंतिम अच जो है इसका तो क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। ये हमने कर दी, टी संज्ञा कर दी। टी संज्ञा का मतलब इसका क्या कर दिया? लोप कर दिया। टी संज्ञा का मतलब ये लोप हो गया, टी संज्ञा। टी संज्ञा का मतलब ये लोप कर दिया, ठीक है। और बाद में जो ई आ रही है इसका क्या हो जाएगा? पररूप आदेश हो जाएगा, पररूप हो जाएगा आदेश, ठीक है। अब सबको मिला लीजिए। मनस, मन ने कैसा हलंत है, और इसके बाद में क्या आ रही है? टी, अस का तो क्या हो गया? लोप हो गया, टी संज्ञा हो गई तो इसका लोप हो गया। बाद में क्या आ रही है? ई, और फिर आ रहा है क्या? शा। अब सबको मिलाएंगे तो मैं ने कैसा है? हलंत है, बड़ी की मात्रा है, तो ये ई को इसमें लगा देंगे मा नी, और बाद में क्या आ रहा है? शा। तो शब्द बन जाता है मनीषा। तो सकंदु ऐसे आदि में पहला शब्द तो क्या हो गया? शकंदु। दूसरा बताया था आपको मनीष, मनीषा। ऐसे ही तीसरा आता है पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि। अब देखिए पतत के अंतिम अच, तो पतत तय में क्या है? ए, और ए के बाद में क्या आ रहा है? तय। तो अंतिम ए तो क्या हो गया? यहाँ पर स्वर वर्ण हो गया, यानी अच हो गया, और तय क्या हो गया? व्यंजन समुदाय का वर्ण हो गया। तो अंतिम अच जो है और व्यंजन वर्ण जो है उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। ये अत को हमने अलग कर दिया तो इसकी हो जाएगी टी संज्ञा। बाद में क्या आ रहा है? ए, और फिर आ रहा है अंजलि, निजली, ठीक है। तो अंतिम अच और ये व्यंजन समुदाय जो है इसका तो क्या हो जाएगा? यहां पर टी संज्ञा, ठीक है। और जो बाद में जो ए आ रहा है इसका क्या हो जाएगा? पररूप आदेश हो जाएगा। ये हमने कर दिया पररूप आदेश, ठीक है। अब देखिए सबको मिला लीजिए। पत का तय कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ गया? यहाँ पर अत का तो हो गया लोप, और बाद में क्या आ रहा है? ए, तो ये ए को हमने यहाँ लगा दिया। बाद में क्या आ रहा है? नजली। तो सबको जोड़ेंगे। पे तय कैसा है? हलंत है। ए को इसमें जोड़ देंगे तो तय कैसा हो जाएगा? पूरा, और बाद में क्या आ रहा है? अंजलि। तो शब्द क्या बन जाएगा? पतंजलि। यानी पतत धन अंजलि जब बनाते हैं तो क्या बनता है? पतंजलि। अर्थात पूर्व में जो
अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा हो गई, और बाद में जो अच जो आता है उसका पररूप आदेश हो जाता है। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और है, जैसे कुल धन अटा, कुल धन अटा। तो देखिए यहां पर कुल के लय में क्या आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, अंतिम अच आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, ए। तो ए के बाद में ए आ रहा है, नियम से अनुसार तो दीर्घ संधि हो जाती है, लेकिन यहां पर दीर्घ न होकर के वार्तिक है, इसलिए पररूप आदेश होगा। तो कुल का जो लय है इसको हमने हलंत कर दिया, और इसमें अंतिम जो अच है ए उसका टी संज्ञा हो जाएगी, बाद में क्या आ रहा है, टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अंतिम अच जो स्वर वर्ण जो आ रहा है इसकी तो हमने कर दी टी संज्ञा कर दी। ठीक है, ये हो गई टी संज्ञा। ठीक है, अब इसके बाद में जो ए आ रहा है बाद वाला वर्ण, इसका हो जाएगा पररूप आदेश। पररूप आदेश हो गया। तो देखिए अब सबको मिलाएंगे, कुल कु, इसके बाद में क्या आ रहा है, लय हलंत है, ए तो यहाँ से हट गया, टी संज्ञा हो गई इसकी, और बाद में जो ए आ रहा है ये आ जाएगा, और बाद में क्या आ रहा है, टा। तो सबको मिलाएंगे, कु लय कैसा है, हलंत है, ए इसमें मिल जाएगा स्वर, तो लय हो जाएगा पूरा, और बाद में क्या आ रहा है, टा। तो शब्द क्या बन जाएगा, कुलटा। तो ऐसे ही सकंदू, मनीषा, पतंजलि, पतंजलि, और एक कुलटा, कुलटा। इन जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, इन सब की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। तो यहां पर जो है अपना ये पररूप संधि का जो वार्तिक जो आपको मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था वो यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखिए यहां पर तो अपनी जो स्वर संधि जो होती है, अच संधि, वो यहां पर उसके भेद कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में नंबर 2 पर संधि में जो टॉपिक आता है वो आती है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि वो इसमें बताएंगे, नंबर 2 पर जो संधि आती है वो आती है व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो देखिए व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि व्यंजन संधि है, तो निश्चित है कि परिवर्तन जो होगा वो भी किस में होगा, व्यंजन वर्ण में ही होगा। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के बाद में, व्यंजन वर्ण के आने पर या व्यंजन वर्ण के बाद में किसी स्वर वर्ण के आने पर पूर्व में आने वाला जो व्यंजन वर्ण है उसमें जो परिवर्तन होता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसमें जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो इसकी पहली परिभाषा है। दूसरी यदि हम बताएं तो इसको यही बोल सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद में किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर व्यंजन वर्ण में अर्थात पूर्व में आने वाले व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम, जैसे वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब देखिए यहां पर पूर्व में आने वाला अर्थात देखो पद के अंत में क्या दे रखा है यहां पर के, और के क्या होता है, एक व्यंजन वर्ण है। मैंने ये बताया था व्यंजन वर्ण के बाद में किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर। अब बाद में देखिए यहां पर क्या आ रही है, ई। ई क्या होता है, एक स्वर वर्ण है, एक अच वर्ण है। तो पूर्व में आने वाला व्यंजन वर्ण क्या है, यहां पर के। तो इस व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वही क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहां पर नियम के अनुसार इस कै के स्थान पर क्या हो जाता है, गे हो जाता है। तो शब्द बनता है वा
गे कैसा है, हलंत है, इसके बाद में क्या आ रही है ई और ये श, तो शब्द बन जाता है वा, गे में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो गी और ये श, ये शब्द बन जाता है वागीस। तो ये तो हुआ व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर वर्ण के आने पर परिवर्तन हो रहा है, किसमें, व्यंजन वर्ण में हो रहा है। ऐसे इसका दूसरा नियम, इसी में परिभाषा में दूसरी बात ये बताई थी कि व्यंजन वर्ण के बाद में किसी व्यंजन वर्ण के आने पर, जैसे जगत, धननाथ। अब देखिए यहां पर जगत पद के अंत में क्या आ रहा है, ते, और ते क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के बाद में देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ने, तो ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो यानी अब क्या हुआ, व्यंजन वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है, लेकिन परिवर्तन किस में होता है, पूर्व में आने वाला जो व्यंजन वर्ण है उसमें जो परिवर्तन होगा वही क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इस तय के स्थान पर नियम के अनुसार क्या हो जाता है, न हो जाता है। ये तय आधा है तो ये न भी कैसा होगा, हलंत वर्ण होगा, अर्थात आधा होगा। तो सबको जोड़ेंगे, ज गे, इसके बाद में क्या आ रहा है, न हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ना, और ये थे, तो शब्द बन जाता है जय गे न हलंत है, तो न आधा हम इस तरीके से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में कोई स्वर वर्ण तो आ नहीं रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, इसमें ना और ये थे, तो शब्द क्या बन जाता है, जगन्नाथ। तो परिभाषा यही बताई थी आपको मैंने कि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर पूर्व में आने वाले व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन, जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये तो था इस व्यंजन संधि के बारे में बताया कि व्यंजन संधि होती क्या है। इसकी परिभाषा लें हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बाद में, व्यंजन वर्णों के बाद में किसी स्वर या व्यंजन वर्ण, किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, वर्ण के आने पर पूर्व में आने वाले, पूर्व में आने वाले व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, यानी पद के अंत में, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर पूर्व में आने वाले व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है वो ही व्यंजन संधि होती है। अब इसमें हम व्यंजन संधि को संस्कृत में, व्यंजन संधि को, संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, हल संधि भी कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल जो प्रत्याहार होता है उसमें संपूर्ण 33 व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो पूरे प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं, तो व्यंजन संधि को हम संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा, और उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि व्यंजन संधि किस तरीके से स्वर और व्यंजन वर्ण के आने पर
यहाँ पर व्यंजन संधि होती है, तो ये व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में आता है व्यंजन संधि के भेद, कि व्यंजन संधि भेद क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद। देखिए व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है सचुत्व संधि, इष्चुत्व संधि। नंबर 2 आता है षटुत्व संधि। नंबर 3 आता है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि। और नंबर 4 पर आता है अनुस्वार संधि। नंबर 5 यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 5 पर आता है चर्त्व संधि। और नंबर 6 पर आता है परसवर्ण संधि। तो इस तरीके से इसके भेद होते हैं। भेद तो बहुत होते हैं, लेकिन आप कोर्स के अनुसार आपके यही कोर्स में होते हैं। सचुत्व संधि, षटुत्व संधि और जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, चर्त्व संधि और परसवर्ण संधि। तो इसमें जो सबसे पहले जो संधि आएगी वो आएगी हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में सबसे पहले जो भेद होगा वो होगा इष्चुत्व संधि। तो देखेंगे इसमें नंबर 1 पर आती है इष्चुत्व संधि। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है इस्तो इश्चुना इश्चु, ये इसका सूत्र होता है इस्तो इश्चुना इश्चु। अब ये सूत्र क्या कहता है, देखो यहाँ पर साफ दे रखा है से, और ये क्या है ते। से का मतलब है यहाँ पर से और तय का मतलब है तय वर्ग। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है ये शय और ये दे रखा है चे। चे का मतलब होता है चय वर्ग। यहाँ पर ये शय दे रखा है और यहाँ पे ये चय दे रखा है, तो ये तो है शय और ये है चय वर्ग। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, वर्ण विचार में मैंने आपको 3 से के बारे में बताया। तो तीनों से के अलग अलग नाम होते हैं, तो उन नामों की अब हमको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं बोलूँगा से तो आपको यही पता नहीं लगा कि भाई मैं कौन से की बात कर रहा हूँ इस समय। तो सबसे पहले हमको उनके बारे में जानकारी एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखिए 3 से होते हैं, तो सबसे पहले तो आता है ये वाला से, जिसको हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं तालव्य से। तालव्य से। इसके बाद में आता है ये वाला शय, तो इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं हम मूर्धन्य शय। मूर्धन्य शय। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है ये वाला शय, तो इसको बोलते हैं हम दंतव्य से। दंतव्य से। तो इस तरीके से तीनों नाम हमको याद होने चाहिए। ये तो होता है तालव्य शय, ये होता है मूर्धन्य शय और ये होता है दंतव्य शय। अब ये सूत्र क्या कहता है कि यदि से या तय वर्ग, अब से कौन सा है यहाँ पर, दंतव्य से, से या तय वर्ग,
यदि से या तय वर्ग के पहले हो या बाद में हो, से या तय वर्ग के पहले या बाद में, और पहले या बाद में क्या हो, या तो आ जाए तालव्य से और या फिर क्या आ जाए चय वर्ग, या तो आ जाए तालव्य से और या फिर क्या आ जाए चय वर्ग, चय वर्ग। ठीक है, पहले और बाद में दोनों ही जगह से या चय वर्ग। दोबारा बता रहा हूं, यदि से या तय वर्ग दंतव्य से या तय वर्ग के पूर्व में या पर में अर्थात पहले या बाद में तालव्य से या चय वर्ग, तालव्य से या चय वर्ग पहले भी आ सकता है और तालव्य से या चय वर्ग का वर्ण जो है वो बाद में भी आ सकता है। यदि ऐसी स्थिति हमको व्यंजन संधि के उदाहरणों में कहीं मिलती है तो वहां पर जो ये दंतव्य से होगा उस से के स्थान पर तो हम क्या कर देते हैं तालव्य से कैसे होगा हलंत, क्यों, क्योंकि ये से हलंत है तो ये भी कैसा होगा हलंत ही होगा। और बाद में क्या आ रहा है तय वर्ग, तो तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा चय, चय का मतलब चय वर्ग के वर्ण, चय वर्ग हो जाएगा। और वर्ग भी कैसे होगा क्रम के अनुसार होगा। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई तय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं और चय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए तय वर्ग और एक है चय वर्ग। तो देखिए तय वर्ग में तो वर्ण आते हैं तय, थे, दे, धे, ने, ये आते हैं तय वर्ग में वर्ण। और चय वर्ग में कौन कौन से आते हैं चय, छ, जय, झ और य, ये आते हैं चय वर्ग में वर्ण। तो देखिए इसमें बता रहा है कि से के स्थान पर दंतव्य से के स्थान पर तो हो जाता है तालव्य से और तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है चय वर्ग के वर्ण क्रम से हो जाते हैं। क्रम से का मतलब यदि पद के अंत में यदि तय वर्ग का वर्ण आता है तो हम परिवर्तन करेंगे चय वर्ग में, तो ये तय वर्ग का पहला आएगा तो हम क्या कर देंगे चय वर्ग का पहला कर देंगे। यदि तय वर्ग का दूसरा वर्ण आता है तो हम चय वर्ग का दूसरा वर्ण कर देंगे। यदि तय वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो हम चय वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे। और यदि तय वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो हम चय वर्ग का चौथा वर्ण करेंगे। और यदि तय वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो हम चय वर्ग का पांचवा वर्ण करेंगे। यह है इसका नियम। दोबारा बता रहा हूं कि यदि से या तय वर्ग के यानी दंतव्य से या तय वर्ग के पहले या बाद में तालव्य से या चय वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है तो वहां पर दंतव्य से के स्थान पर तो तालव्य से और तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर चय वर्ग के वर्ण क्रम से हो जाते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा था मैं आपको कि यदि से या तय वर्ग के पहले या बाद में से या चय वर्ग यानी तालव्य से या चय वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है तो वहां पर दंतव्य से के स्थान पर तो हम कर देते हैं तालव्य से और तय वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनके स्थान पर चय वर्ग के वर्ण क्रम से हो जाते हैं। क्रम से का मतलब कि पहला वर्ण यदि ये होगा तय वर्ग का तो चय कर देंगे इसका पहला वर्ण, यदि दूसरा वर्ण होगा तो इसका दूसरा करेंगे, यदि तय वर्ग का तीसरा है तो चय वर्ग का तीसरा करेंगे, यदि तय वर्ग का चौथा वर्ण है तो चय वर्ग का चौथा करेंगे और यदि तय वर्ग का पांचवा वर्ण है तो हम चय वर्ग का पांचवा वर्ण क्रम से आदेश कर देते हैं। यही होता है सचुत संधि। अब इसकी परिभाषा यदि हम लें, परिभाषा तो देखिए इसमें हम कि यदि से या तय वर्ग, यदि से या तय वर्ग, अब तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं तय, थे, दे, धे, ने। यदि से या तय वर्ग के पहले या बाद में, पहले या बाद में क्या आ जाए, या तो आ जाए से और या फिर क्या है चय वर्ग, चय वर्ग। पहले या बाद में से या चय वर्ग
में से कोई सा भी व्यंजन वर्ण आए तो अब इसको हम नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दंतव्य से के स्थान पर तालव्य से तथा तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर चय वर्ग के वर्ण। चय वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चय, छय, जय, झें, ये क्रमशः एक सचुत्व आदेश कर देते हैं। तो ये होती है इसकी परिभाषा। यदि से या तय वर्ग तय थे दे देने के पहले या बाद में क्या जाए, जैसा सूत्र में बता रखा डायग्राम में, वैसे ही इसकी परिभाषा है। तालव्य से या चय वर्ग के में से कोई सही व्यंजन वर्ण आए तो दंतव्य से के स्थान पर तो तालव्य से कर देते हैं, दंतव्य से के स्थान पर तालव्य से, और तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर चय वर्ग के वर्ण क्रम चय, छय, जय, झें, ये क्रमशः एक सचुत्व आदेश कर देते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस संधि में और इससे पहले जो अभी आपको मैंने पढ़ाई थी पूर्व रूप पर रूप संधि का जो वार्तिक था, उसमें यदि आपको कोई भी कमी लगे या समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगली वीडियो में हम इस सचुत संधि के जो आपको नियम बताया, जो डायग्राम बताया, उसके अनुसार इसके उदाहरण बताएंगे किस तरीके से ये सचुत संधि होती है। धन्यवाद।